हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सिया स्टडी सेंटर में। आज के वीडियो में लाए हैं क्लास 10th के लिए साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, जिसमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। ठीक है, तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का कुछ उदाहरण समझेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपचयन अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलता है। तो वे पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है, वे पदार्थ जो ऑक्सीजन के संपर्क में होने पर क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। चलिए, सबसे पहला क्या है कि भोजन का पचना। भोजन का पचना भी क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। तो जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में जो होता है ऑक्सीजन जो हम श्वसन के रूप में लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन श्वसन के रूप में लेते हैं और जो भोजन जाता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे शरीर का ताप कायम रहता है और हमें शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्राप्त होती है। ठीक है, जैसा कि फिर से समझिएगा कि जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं और जो श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, तो भोजन जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन से जो करता है, तो यह क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और यह ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यह ऊष्मा क्या करता है, हमारे शरीर को ताप को कायम रखता है, कंट्रोल रखता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में जो भी काम करने की जो बल होता है वो ये ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए भोजन का पचना भी क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दूसरा है श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया जो है उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण कैसे समझेंगे कि ये श्वसन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि हम लोग श्वसन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसी ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के अणुओं से क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जैसे हम लोग श्वसन के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में उपस्थित कोशिका का अणु जो है वो क्या हो जाते हैं, तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जो ऑक्सीकृत होने के कारण ये क्या होता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उपरांत यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जो कि दूसरा उदाहरण है बच्चों श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया भी क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और जब ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के अणु के साथ मिलता है, तो कोशिकाओं के अणु जो हो जाता है वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीकरण के उपरांत यह क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, जो पेड़ पौधा फिर से इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इस क्रिया के द्वारा वायु के ऑक्सीजन द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित कोशिका के अणु ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ऑक्सीकरण के उपरांत यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, जो कि पेड़ पौधा फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं और फिर से ये क्या करते हैं, फिर से ऑक्सीजन का मुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा उदाहरण क्या है। तीसरा उदाहरण है बच्चों दहन की क्रिया। दहन की क्रिया का मतलब हुआ कि कोई भी ईंधन को जलना। ठीक है, चाहे वो ईंधन लकड़ी हो या कोयला हो या केरोसिन हो या एलपीजी हो या कोई भी ईंधन हो, वो किसके उपस्थिति में जलता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। जब हम ऑक्सीजन के संपर्क में कोई होता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जहाँ पर ऑक्सीजन का योग हुआ वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो यदि ये सारे लकड़ी, कोयला, केरोसिन, एलपीजी जब ऑक्सीजन के संपर्क में होते हैं तो ये जलते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जो कि हम लोग पर डे डेली लाइफ में देखते हैं। तो इन सभी पदार्थों के जलने में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं होती है। ठीक है,
तो इसलिए दहन की क्रिया भी क्या है, एक उपचयन और अपचयन दोनों का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। अगला उदाहरण है बच्चों विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। विकृत गंधिता किसको बोलते हैं? तो जैसा कि आप अपने घर में देखते होंगे कि जब भी अगर कोई खाद्य पदार्थ, तैलीय युक्त खाद्य पदार्थ हो या वसा युक्त खाद्य पदार्थ हो, जब लंबे समय तक यदि हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद उसका जो गंध है वो क्या होता है, दुर्गंध देने लगता है। ठीक है, उसका स्वाद जो होता है वो अप्रिय हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है, गंधहीन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वो जो खाद्य पदार्थ हैं किसके संपर्क में हुआ, तो ऑक्सीजन के संपर्क में। तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद वो खाद्य पदार्थ क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। तो ऑक्सीकृत होने के कारण उसमें जो खाद्य पदार्थ का जो स्वाद है और गंध है वो क्या हो जाता है, अप्रिय हो जाता है, जिसके कारण भोजन से दुर्गंध आने लगता है। यह क्रिया भी क्या है, ऑक्सीकरण के उदाहरण है। तो इसको यदि रोकना चाह रहे हैं कि ऑक्सीकरण नहीं हो, तो उसके लिए भोजन को हम क्या करेंगे, उसके लिए देखिएगा नियम क्या है। यदि भोजन को दूषित होने से बचाना है तो उसके लिए पहला क्या उपयोग है कि वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इस पदार्थ को मिला देने से ऑक्सीकरण रुक जाता है। ठीक है, तो यदि वसा युक्त भोजन में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। यदि इस पदार्थ को यदि भोजन में मिला दे तो उसका ऑक्सीकरण क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, जिसके कारण भोजन जो होता है लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो इसका दूसरा उपाय क्या है कि भोजन को रेफ्रिजरेटरों में रख कर भी ऑक्सीकरण कम किया जा सकता है। यदि भोजन को फ्रिज में रख दिया जाए तो फ्रिज में क्या होता है कि ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण भोजन जो है लंबे समय तक अच्छे स्वाद और गंध बरकरार रहता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा उपाय क्या है कि भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रख कर भी ऑक्सीकरण कम किया जा सकता है। यदि खाद्य पदार्थ जो है वसा युक्त हो या तैलीय खाद्य पदार्थ हो, उसको यदि वायुरुद्ध बर्तन में, वायुरुद्ध का मतलब हुआ कि वैसा बर्तन जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन से संपर्क हटाना है। तो ऑक्सीजन से संपर्क रहेगा तो ऑक्सीकरण होगा ही। ठीक है, तो आपको वायुरुद्ध बर्तन यदि मिलता है तो उसमें यदि भोजन को रखते हैं तो उससे क्या होता है, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिससे खाद्य पदार्थ या भोजन लंबे समय तक सही रहता है। ठीक है, चलिए बच्चों इसके बाद देखते हैं अगला। इसके बाद देखेंगे बच्चों क्या है कि जब धातु, इसके बाद बच्चों है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। तो जंग लगना भी क्या है, ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है, क्योंकि किसी भी धातु में जंग तभी लगेगा जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में रहेगा और नमी के संपर्क में रहेगा। तो जहाँ पर ऑक्सीजन का संपर्क हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ, तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया बनेगा, उसी को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण जो संक्षारण है ये भी क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जब धातु ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर भूरे रंग का परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को जंग लगना या संक्षारण कहा जाता है। यह क्रिया भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो कोई भी धातु है उसमें जंग लगने के लिए, संक्षारण होने के लिए वो दो चीज़ बहुत ज़रूरत है, एक ऑक्सीजन और दूसरा नमी। यदि दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो जंग नहीं लगेगा। यदि ऑक्सीजन है और उसमें नमी नहीं है, नमी का मतलब होता है कि जल वाष्प जैसे पानी का कुछ अंश। ठीक है, तो यदि ऑक्सीजन है और नमी नहीं है तो फिर भी धातु जो है संक्षारित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नमी और ऑक्सीजन दोनों ज़रूरत है, उपस्थिति है किसके लिए, संक्षारण होने के लिए। ठीक है, तो जब धातु ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती है तो उसके भूरे रंग पर क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं जंग लगना या संक्षारण। यदि किसी भी धातु को जंग लगने से बचाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको धातु को पेंट करना होगा या तो जस्ता का लेप लगाना होगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, धातु संक्षारित होने से बच सकता है।
तो क्या करेंगे जंग लगने से बचाने के लिए? पहला उपाय करेंगे, उस धातु को पेंट कर देंगे या तो फिर उसको जस्ता से लेप कर देंगे, जिसको बोलते हैं जस्तीकरण। ठीक है, चलिए आज बार इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था। इसके बाद जो टॉपिक है समाप्त होती है यहीं पर। इसके बाद अगले वीडियो में लेकर आएंगे अभ्यास के बीच में जो भी प्रश्न है, इस अध्याय के बीच में जो भी प्रश्न बीच में रहता है, उस सभी प्रश्नों को सोल्व करके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, इसके बाद सभी अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।